फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ट्यूब। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 2 को देखेंगे, जो टॉप 25 मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। वैसे ही मैं आज भी टॉप 25 देखेंगे क्वेश्चंस। मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। फिर दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो आपका शुक्र। आप दो क्वेश्चंस ये डे हैं जो शुक्रवार शनिवार, आप इनको ध्यान रखें, शुक्रवार और शनिवार। शुक्र जो है आपका सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, शनि आपका सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिए, सबसे अधिक घनत्व वाला शुक्र, सबसे कम शनि। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। इसके ऑप्शंस हैं 90 दिन, ऑप्शन बी 88 दिन, ऑप्शन सी 75 डे, ऑप्शन डी 87 डे। इसका जो राइट आंसर है आपका 88 दिन। जो बुध है सूर्य का चक्कर लगाने में मात्र 88 दिन लेता है, जो कि सबसे कम है। ये सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। इसका कारण है कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। इसका जो पथ है, दीर्घवृत्ताकार पथ, वो काफ़ी छोटा है, इसलिए इसको ये भी कहते हैं कि इसकी कक्षीय स्थिति में सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाने वाला ये ग्रह है। ये भी पूछा जाता है कि कक्षीय स्थिति में सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह, तो आपका ये बुध है। इस बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, और इस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है अन्य ग्रहों की अपेक्षा। तापांतर का अर्थ होता है कि रातें यहाँ पे अत्यंत ठंडी होती हैं और दिन काफ़ी गर्म होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। सो इसमें दोस्तों ये नहीं बताया गया है कि कौन सा ग्रह तीव्र है, किस प्रकार से पूछ रहा है, अपनी अच्छी स्थिति के बारे में पूछ रहा है या फिर पूछ रहा है कि अपनी धुरी पे कौन सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है। लेकिन इसमें हमें पता है कि जो अपनी अच्छी गति पे चक्कर लगाता है, जो अपनी धुरी पे चक्कर लगाता है, वो बृहस्पति है। बृहस्पति को मात्र 10 घंटे लगते हैं अपनी अक्ष पे घूमने में। जो बृहस्पति तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका हम समझ जाएंगे कि ये बुध को पूछ रहा है। ये बुध जो है उसे मात्र 88 दिन लगते हैं अपनी कक्ष के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुध। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी मंगल। तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है ये पूछा गया है। दोस्तों हमें पता है कि शुक्र जो है वो घनत्व में, आकार में, आकृति में एकदम पृथ्वी के समान है, इसलिए इस ग्रह को शुक्र को पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का भग्नी ग्रह, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र आकार में थोड़ा सा छोटा है, इसलिए इसका आकार में छठा स्थान है। पृथ्वी के बाद पृथ्वी का 5वां स्थान है सबसे अधिक आकार में, और इसका छठा स्थान है। शुक्र जो है ये चमकीला ग्रह है, इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को दोस्तों चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और ये शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। इसमें पूछा गया है कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन से पृथ्वी और शनि, ऑप्शन बी शुक्र और बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और बुध, ऑप्शन डी मंगल और शनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका शुक्र और बुध। शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जो 30 नंबर पे है, ये पूछ रहा है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं पृथ्वी, शनि, शुक्र और चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। इसे भोर का तारा भी कहते हैं और शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि शाम के समय ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है और सुबह के समय ये पूरब की दिशा में दिखाई देता है, इसलिए शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं। चलते हैं आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं चंद्रमा, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है
आपको पता है शुक्र को यूरोपवासी इसकी देवी के रूप में पूजा करते हैं। ये पूजनीय ग्रह है। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। 32 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो आपको पता होगा उप का अर्थ होता है समीप। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी कब सूर्य के सर्वाधिक समीप होती है, उसके बीच न्यूनतम दूरी कब होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच। इसके ऑप्शन दिए गए हैं जनवरी, मार्च, अप्रैल और इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये जनवरी में उपसौर की स्थिति होती है। और दोस्तों अपसौर की स्थिति कब होती है? अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं स्वेस, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी होम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो आपको पता होगा दोस्तों कि जो ऑस्ट्रिया के ज्योग्राफर्स थे स्वेस, ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा था। पहली परत को इन्होंने सियाल बोला था, दूसरी परत को सीमा, तीसरी परत को इन्होंने निफे कहा था। सियाल जो थी पहली परत थी जो सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की बनी थी, और ये आपकी दूसरी परत जो थी ये भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी थी। आपकी तीसरी परत निकिल और फेरस, फेरस का अर्थ लोहा होता है। ये तीसरी परत सबसे अंदर की परत जो होती थी वो बनी होती थी। ये आपका सियाल, इसको हम जर्नली भूपर्टी के नाम से जानते हैं। सीमा आपका ये मेंटल है, ये प्रवार भी कहते हैं इसे। और ये निफे आपका क्रोड है जो सबसे आंतरिक भाग होता है। सो ये स्वेस का विभाजन है, स्वेस ने ऐसे ही बांटा था पृथ्वी की आंतरिक परतों को। तो सियाल शब्द को स्वेस ने दिया था, ये ऑस्ट्रिया के थे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा, लोहा का मतलब फेरस, निकिल और फेरस की कौन सी परत बनी होती है? तो अंदर की परत जो क्रोड होती है, निफे जिसे भी कहते हैं, वो बनी होती है निफे। तो आपका ऑप्शन बी जो है निफे वो आपका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है, भूपृष्ठ के किस परत को बेसाल्ट चट्टाने की आवश्यकता होती है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं निफे, ऑप्शन बी सीमा, ऑप्शन सी सियाल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीमा। सीमा परत जो होती है बेसाल्ट चट्टानों की बनी होती है। चलते हैं दोस्तों, ये बेसाल्ट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना। इसके ऑप्शन हैं आपकी अग्नेय सेल, ऑप्शन 2 आपका है कायांतरित सेल, ऑप्शन 3 इसका है अवसादी सेल। आप में इसको राइट आंसर जो है इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं दोस्तों, आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है ये, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन हैं प्लेट विवर्तनिकी, ऑप्शन बी अप्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन डी भूकंप विज्ञान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है आपका भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान से आप आंतरिक संरचना का पता लगता है। इसके लहरों के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि कौन सी चट्टान किस परत में पाई जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। इसके द्वारा आंतरिक परतों के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 40%, 45%, 68% और 90%। तो इसका जो राइट आंसर है वो 68%। 68% जो है वो मेंटल, जिसे सीमा कहते हैं, इसमें पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों, मेंटल का हिंदी अर्थ प्रवार होता है, इसे भी आप ध्यान रखना, कभी कभी प्रवार लिख के आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो 100 किलोमीटर, ये स्थलमंडल की विस्तार है, किलोमीटर में है, इसको ध्यान रखिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी के भूपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर्टी का अर्थ होता है दोस्तों ऊपर की परत, जिसे स्वेस ने कहा था, सियाल बोला था।
इस सियाल में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है। तो सिलिकॉन तो ऑप्शन में है नहीं, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पृथ्वी के धरातल की कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीपों का विस्तार पूछा गया है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपका दो तरीके से है आपका पृथ्वी, एक में जलमंडल है, दूसरा आपका स्थल मंडल है। तो जलमंडल आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग जलमंडल है, शेष आपका 29% भाग जो है आपका जलमंडल है। तो 29 के आसपास का ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी 29.2 है। तो अब ये राइट आंसर है आपका। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाल जो मेंटल है के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना हुआ है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, लौह, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो आपको पता है जो क्रोड है जिसे निफे कहते हैं वो निकिल और फेरस का बना है। फेरस का अर्थ लोहा होता है। तो इसका ऑप्शन ये लौह आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम बताइए। तो ऊपर से दूसरी परत आपका सियाल, उसके बाद सीमा। तो ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नीफे सबसे अंदर की परत है जिसे क्रोड कहते हैं, ये क्रोड है आपका। सियाल पहली परत है, सीमा दूसरी परत है। आपका 43 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कुल अक्षांशों की संख्या क्या है। अक्षांश रेखाएं ऐसी हैं जो रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर आपकी ये हॉरिजेंटल टाइप की होती है, क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं इनकी संख्या बताना है। तो आपको पता है कि 0 डिग्री पे आपका भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर 90 डिग्री तक है रेखाएं हैं और इसके नीचे 90 डिग्री तक रेखाएं हैं। सो दोस्तों अगर इन रेखाओं को हम जोड़े तो 90 90 180 हो जाएगा और ये एक विस्तृत रेखा भी हो जाएगी जो अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगी। ये भी माना जाता है दोस्तों, कई जगहों पे ये दिखाया जाता है कि ये जो 90 डिग्री पे रेखा नहीं है ये केवल बिंद ही है। ये 90 डिग्री पे जो हैं ये केवल बिंद है, इनको रेखा नहीं माना जाता। इस प्रकार अगर हम जोड़े तो 2 माइनस कर दे, इसमें 179 रेखाएं भी मानी जाती है। कहीं कहीं दोस्तों 180 भी दिखाता है, लेकिन जो एनसीईआरटी बताती है वो 181 रेखाओं को बताती है, इसलिए 181 सही है। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरह भी आप सही कर सकते हैं अगर ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं, नहीं तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 181 181 होगा। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन में पूछा गया देशांतर की संख्या कितनी। देशांतर क्या होती हैं, देशांतर जो ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, जो लंबवत रेखाएं होती है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनकी संख्या आपको पता है 360 है, 3 से 60 इनकी संख्या है। ये समय को बताते हैं, ये रेखाएं समय का निर्धारण करती हैं। आपका 0 डिग्री पे है जिसे ग्रीनविच जो यूके में स्थित है, ये 0 डिग्री रेखा पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 360 360 रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं सिंगापुर, मनीला, जकार्ता और इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो एशिया में है और ये सर्वाधिक निकट है भूमध्य रेखा के, और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी इसकी है सिंगापुर सिटी। इसको भी आप ध्यान रखिए, सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। और ये मनीला आपका जो है, ये मनीला फिलीपींस की राजधानी है। जकार्ता आपकी इंडोनेशिया की राजधानी है। चलते हैं दोस्तों आगे। 46 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं जायरे, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ये सभी। सो हमें पता है कि भारत से ये रेखा गुजरती है, भारत से ये रेखा गुजरती है क्योंकि भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा। सो इसमें भारत तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सभी भी आपका गलत हो जाएगा। चीन में ये इस हिस्से पे गुजरती है, चीन में भी ये रेखा गुजरती है। तो ये आपका जो जायरे है ये आपका भूमध्य रेखा के समीप स्थित एक देश है। तो जायरे से ये रेखा नहीं गुजरती, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश से होकर
कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर आपका जायरे हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपको पता है 1984 में 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था जिसे इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। वाशिंगटन ये अमेरिका की राजधानी में हुआ था, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। उसमें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को डिसाइड किया गया था 180 डिग्री पे। 180 वाली रेखा जो देशांतर रेखा है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये 180 हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रीनविच किस देश में है। इसके ऑप्शंस हैं यूके, हॉलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी भारत। तो ग्रीनविच जो है आपका 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहते हैं। इधर प्रत्येक डिग्री पूरब में जाने पे 4-4 मिनट बढ़ता है, इधर जाने पे 4-4 मिनट घटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में ये ग्रीनविच स्थित है 0 डिग्री देशांतर पे। चलते हैं दोस्तों, आपका 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। इसके ऑप्शंस हैं 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 मिनट। 4 मिनट का फ़र्क होता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच। आपको पता है भारत से जो मानक समय है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82 से ही 1/2 डिग्री से गुजरती है। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 5 घंटे 30 मिनट का समय आता है। ये आपका ग्रीनविच से 5 घंटे 30 मिनट आपके भारत का समय आगे है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1955, ऑप्शन बी 1896, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1884। तो मैंने आपको बताया कि ये सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ था, इंडियन मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। उसी में 180 डिग्री की देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला गया था। उसका राइट आंसर हो जाएगा डी।